हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे लंबाई में। इसके पहले हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हुए थे। उसके आगे का हमारा टॉपिक है लंबाई में संकुचन, उसी का टॉपिक है ये आगे का। इसमें हम देखते हैं कि विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार किसी निर्देश फ्रेम में स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान वस्तु की नापी गई लंबाई है वो नियत रहती है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत है उसके अनुसार किसी निर्देश फ्रेम में, हमें यहाँ पर निर्देश फ्रेम लिए हैं एच डिस, जिसमें एक्सिस है एक्स डिस, वाई डिस, जेड डिस, एक्स वाई जेड। तो इस फ्रेम में स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष जो गतिमान वस्तु है उसकी लंबाई, नापी गई लंबाई है वो कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। अपितु गति की दिशा में नापी गई वस्तु की लंबाई में कमी प्रतीत हो जाती है। और बोला है कि जो गति है उसकी दिशा में नापी गई वस्तु की लंबाई में कमी प्रतीत हो जाती है। इस घटना को लंबाई संकुचन कहते हैं। लॉरेंस रूपांतरण समीकरणों द्वारा यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि लंबाई भी आपेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं। जो लॉरेंस रूपांतरण इक्वेशन पढ़े हैं उसके द्वारा यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि लंबाई भी अपेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं। तो इसके पहले हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को पढ़ना जरूरी है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। माना कि एक फ्रेम एस है, इसके सापेक्ष एक छड़ उसकी एक्स अक्ष के अनुदिश वेग v से गति कर रही है तथा जो छड़ की लंबाई है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। यहाँ पे एक फ्रेम है जो एस के सापेक्ष एक छड़ एक्स अक्ष के अनुदिश वेग v से गति कर रही है तथा छड़ की जो लंबाई है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। यदि छड़ के साथ गतिमान एक अन्य फ्रेम और इसी छड़ के समान एक अन्य फ्रेम हम एच डेस की कल्पना की जाए तो इस फ्रेम एच डेस में छड़ है वो स्थिर अवस्था में होगी तथा इस फ्रेम में नापी गई छड़ की लंबाई है उसकी वास्तविक लंबाई, दोनों की लंबाई है होगी। यदि फ्रेम, यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रेम में नापी गई छड़ की लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई होगी। यदि फ्रेम एच डेस में किसी क्षण टी डैश पर छड़ के निर्देशांक है x1 डैश, x2 डैश है तो वास्तविक लंबाई हो जाएगा, यहाँ पे वास्तविक लंबाई को L नॉट से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर वास्तविक लंबाई होगा L नॉट इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। इसे हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। यदि फ्रेम S में किसी क्षण t पर उस छड़ के सिरों के निर्देशांक, फ्रेम S में किसी क्षण t पर इस छड़ के सिरे हैं उसके निर्देशांक है x1 व x2 है तो फ्रेम S में छड़ की प्रेक्षित लंबाई होगी L इक्वल टू x2 माइनस x1। अब लॉरेंस रूपांतरण से हम पहले पढ़ चुके हैं लॉरेंस रूपांतरण समीकरण। तो लॉरेंस रूपांतरण समीकरण से हो जाएगा x1 डैश इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x1 माइनस वी टी। इसी प्रकार x2 डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x2 माइनस वी टी। अब हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो x2 डैश माइनस x1 डैश, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x2 माइनस x1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा L नॉट इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस रूट पे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से हम L की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, L की वैल्यू निकालेंगे तो L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर,
इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। चूँकि जो राशि है क्वांटिटी है वो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान है 1 से कम है। इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की, उसकी वैल्यू 1 से कम है, अतः एल लेस देन एल नॉट, अर्थात छड़ के सापेक्ष गतिमान प्रेक्षक, जो छड़ लिए थे उसके सापेक्ष जो गतिमान प्रेक्षक है उसके द्वारा नापी गई छड़ की लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से कम है। इसे ही लॉरेंज फिट्जजेराल्ड संकुचन भी कहते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हैं जिसमें फ्रेम एक्स के सापेक्ष लंबाई के लंबवत गतिमान छड़ है। यदि छड़ की लंबाई y अथवा z दिशा के अनुदिश हो, यदि छड़ की लंबाई y और z दिशा के अनुदिश हो बोल रहा है, तथा छड़ है वो फ्रेम s के सापेक्ष x दिशा में वेग v से गतिमान है, तो फ्रेम s में छड़ की प्रेक्षित लंबाई है वो उसकी वास्तविक लंबाई के बराबर होती है, क्योंकि ये लॉरेंज रूपांतरण से होता है y2 डैश इक्वल टू y2 तथा y1 डैश इक्वल टू y1। तो यहाँ पर हम y2 डैश माइनस y1 डैश लिख सकते हैं इक्वल टू y2 माइनस y1। इसे हम लिख सकते हैं y2 डैश माइनस y1 डैश को L नॉट इक्वल टू y2 माइनस y1 को लिख सकते हैं L। तो इसे ये जो निकला वो होता है लंबाई में संकुचन, जिसे हम इक्वेशन 4 लिखेंगे। अब हम उसी के आगे टॉपिक पढ़ते हैं, टाइम डिलेशन। समय विस्तार, इसे हम लिख लेते हैं हिंदी पे। माना फ्रेम S के सापेक्ष फ्रेम S डिस वेग v से x अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं। जो फ्रेम S है उसके सापेक्ष फ्रेम S डिस वेग v से x अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं। फ्रेम S में एक घड़ी है जो विरामावस्था में है, जिससे इस फ्रेम में निश्चित बिंदु x पर होने वाली घटना का समय अंतर नापा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्रेम S है उसके सापेक्ष फ्रेम S डिस वेग v से x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। फ्रेम S में एक घड़ी है जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोजीशन में विरामावस्था में है, जिससे इस फ्रेम में निश्चित बिंदु एक फिक्स्ड पॉइंट x पर होने वाली घटना का समयांतराल नापा जाता है। माना घटना प्रारंभ होने का समय है t1 तथा घटना समाप्त होने का समय है t2, अर्थात घटना का जो घटना है उसका समयांतर होगा, समयांतर डेल टी इक्वल टू t2 माइनस t1। जो कि फ्रेम S में होने वाली घटना के लिए इस फ्रेम की घड़ी है वो विरामावस्था में है, अतः इसके द्वारा मापा गया समयांतर होगा डेल टी इक्वल टू टी नॉट, जो कि वास्तविक समयांतर होगा। तो टी नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पर टी नॉट डेल टी की वैल्यू रखेंगे हम टी नॉट, तो टी नॉट इक्वल टू डेल टी इक्वल टू t2 माइनस t1। तो यहाँ पर t नॉट की वैल्यू आई डेल टी इक्वल टू t2 माइनस t1। यदि घटना के प्रारंभ होने व समाप्त होने का समय है वो फ्रेम S डिस में स्थित घड़ी द्वारा t1 डैश व t2 डैश है। यहाँ पे बोलते हैं कि यदि घटना का जो प्रारंभ होने का और समाप्त होने का समय है वो फ्रेम S डिस में स्थित घड़ी द्वारा t1 डैश व t2 डैश नापा जाए तो फ्रेम S डिस लॉरेंज रूपांतरण से हम देखते हैं t1 डैश इक्वल टू
होता है 1/1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। यहाँ पर हम लेंगे T1 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर। इसी प्रकार T2 डैश की वैल्यू लेंगे हम 1/1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर T2 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर। इस प्रकार यहाँ पे T1 डैश और T2 डैश की वैल्यू होती है 1/1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर T1 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर, और T2 डैश की वैल्यू होती है 1/1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर T2 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर। तो ये दोनों इक्वेशन लॉरेंज रूपांतरण से है। तो यहाँ पर हम T2 डैश माइनस T1 डैश करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर T2 माइनस, जैसे हम पहले निकाल रहे थे वैसे इस पर भी निकालेंगे। तो T की वैल्यू आ जाएगी T0 रूट पे 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। इसे हम इक्वेशन 6 लिखेंगे। इस प्रकार जो T की वैल्यू है वो आया T0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, अर्थात T ग्रेटर देन T0, क्योंकि जो 1 रूट पर 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर लेस देन 1। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये तो 1 से कम होगी इसकी वैल्यू, 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो 1 से कम है। तो इसे हम लिख सकते हैं T ग्रेटर देन T0। इस प्रकार फ्रेम एच डेस में घटना का प्रेक्षित समयांतर, जो फ्रेम एच डेस है उसमें जो घटना है उसका प्रेक्षित समयांतर फ्रेम एस में नापे गए समयांतर से अधिक है। हम 2 फ्रेम लिए थे जिसमें एच डेस और एक फ्रेम था एस। तो फ्रेम एच डेस में जो घटना का प्रेक्षित समयांतर है और फ्रेम एस में नापे गए समयांतर से अधिक है, अर्थात फ्रेम एस डेस के प्रेक्षक को जो फ्रेम एस के सापेक्ष गतिमान है, जो फ्रेम एस डेस का प्रेक्षक है जो फ्रेम एस के सापेक्ष गतिमान है, फ्रेम एस के प्रेक्षक की घड़ी सुस्त प्रतीत होती है। इस प्रभाव को समय का विस्तार कहते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्रेम एस डेस में जो घटना का प्रेक्षित समयांतर है वो फ्रेम एस में नापे गए समयांतर से अधिक है, अर्थात फ्रेम एस डेस के सापेक्षक को जो फ्रेम एस के सापेक्ष गतिमान है, फ्रेम एस के प्रेक्षक की घड़ी है वो सुस्त प्रतीत होती है, और इस प्रभाव को ही समय का विस्तार कहते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर टाइम डिलेशन निकालें, समय का विस्तार निकालें।